Hello everyone. Today we will solve from question number 22 of exercise 10B क्लास 7 RS अग्रवाल मैथ। इससे पहले 3 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 21 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 22 टू 27 हम आज करेंगे और उसमें 27 ही क्वेश्चन है, तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन 22 इज निखिल्स इनकम इज 20% लेस देन टू अखिल। जो निखिल की इनकम है अखिल से 20% कम है। हाउ मच परसेंट इज अखिल्स इनकम मोर देन ऑफ निखिल। तो हमें बताना है कि अखिल की इनकम निखिल से कितनी अधिक है। निखिल की कम है तो अखिल की ज्यादा हुई, तो अखिल की कितने परसेंट अधिक है। चलिए करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, निखिल की इनकम दे रखी है 20% लेस देन अखिल, यानी कि निखिल की इनकम डिपेंड है अखिल की इनकम के, है ना। तो हम किसकी मानते हैं, जो इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंट कौन है, अखिल। तो अखिल की इनकम मान सकते हैं हम, एक्स भी मान सकते हैं, 100 भी। हमने बताया था 100 मान के क्वेश्चन हो जाता है इजी, और एक्स मान के तो सभी सवाल हो जाते हैं। और 100 हम मानते कहाँ हैं, जब हर कुछ परसेंटेज में दे रखा हो तो 100 मान के सवाल हो जाता है। इसमें सिर्फ परसेंटेज ही दे रखी है ना, कि 20% लेस देन है बस, तो इसको आप 100 मान लेंगे। किसकी मानेंगे, अखिल की। चलिए करते हैं। तो लेट द अखिल इनकम बी रुपी एक्स। लेट द अखिल इनकम इज रुपी एक्स। अब एक्स नहीं, सॉरी एक्स गलत लिख लिया, 100 मान के इजी होता है, 100 मान लो। तो हमने मान ली 100। अब निखिल की इसकी 20% लेस देन है, तो 20% 100 मानने से यही फायदा होता है, 100 का 20% 20 ही आएगा। तो निखिल की इनकम कितनी हुई, तो लिख लो निखिल इनकम इज, क्या करेंगे, जो अखिल की इनकम है उसमें से 20%, और 20% का 100 का 20% मतलब 20, तो 20 कम कर दो, तो कितना आ गया, ₹80। यही फायदा होता है। अगर x मानते तो फिर हम x का 20% निकालते, फिर x में से माइनस करते, तब यहां तक आते, जो हम यहीं तुरंत आ गए ओरली। तो ये निखिल की इनकम होगी ₹80। अगर अखिल की 100 रुपए है तब निखिल की इनकम होगी ₹80। अब पूछा क्या है कि अखिल की इनकम कितने परसेंटेज अधिक है। तो पहले 80 में कितने रुपए अधिक है अखिल के, ₹20। अरे निखिल की 80 है, अखिल की 20 है, तो 80 से कंपैरिजन करो, 100 कितने बड़े हैं, कितने ज्यादा हैं, ₹20। तो लिख लो अखिल्स इनकम इज ₹20। साफ साफ दिख रहा है, सेपरेट करके भी देख सकते हो, 100 माइनस 80 इक्वल 20, जैसी मर्जी आप डायरेक्ट लिखना। अखिल्स इनकम इज ₹20 मोर देन निखिल्स इनकम। बड़ी गंदी राइटिंग आ रही है आज, क्या बात है, सही से नहीं बैठा लगता। तो अखिल इनकम इज ₹20 मोर देन निखिल इनकम। परसेंटेज पूछिए, परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अब ये कितने रुपए में अधिक है, 80 में अधिक है ₹20। या तो यूनिटरी मेथड से निकाल लो या डायरेक्ट परसेंटेज से निकाल दो। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जो इनकम अधिक है वो इंटू 100 अपन जिससे अधिक है वो। चलो मैं यूनिटरी मेथड से कर रहा हूं, स्टूडेंट्स को यूनिटरी इजी लगता है। तो 80 रुपए है जब निखिल की, तो 80 रुपए में कितने अधिक है अखिल के, ₹20। तो सिंस इन ₹80 निखिल नहीं, सॉरी अखिल इनकम इज मोर देन, अखिल इनकम इज मोर देन, कितने रुपीज है, ₹20। तो यूनिटरी में फिर क्या निकालते हैं हम, 1 में। तो इन ₹1, अगर ₹1 होती तो अखिल की इनकम कितनी अधिक होती, 28 20 अपॉन 80, 20 है ना, 28 लिख दिया था। परसेंटेज का मतलब 100, तो इन ₹100 अखिल इनकम विल बी मोर देन 20 इंटू 100 अपॉन, ये जो भी आएगा सब किस में आएगा, परसेंटेज में। जब 100 का मतलब होता है परसेंटेज में। देखो 21 जा 24 जा 84 से 100 हमने कैंसिल कर दिया 25 बार, तो आंसर कितना आ गया, 25%।
तो अखिल की इनकम निखिल की इनकम से कितनी अधिक है 25, जबकि निखिल की कितनी कम थी 20%। तो इसमें परसेंटेज में ये नहीं है कि 10% कम है तो उसकी 10% अधिक होगी। देखो यही दिख गया, एक 20 और एक आ गया 25। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 ये भी सेम है। जॉन्स इनकम इज 20% मोर देन ऑफ मिस्टर थॉमस। तो हम इसमें किसकी मानेंगे, थॉमस की। ओहो, तो लिख दो लेट द मिस्टर कौन थे, थॉमस, लेट द मिस्टर थॉमस इनकम, ये भी 100 मान के आ जाएगा, ₹100। और जॉन्स की 20%, 100 का 20% 20 होता है, जॉन की 20% अधिक है, तो जॉन्स की क्या हो जाएगी, तो जॉन्स इनकम कितनी हो गई, जॉन है, सो जॉन्स इनकम इज 20 रुपीज अधिक है। 20 से मतलब 20%, 100 का 20% 20 होता है, तो कितनी हो गई 120 रुपीज। ओके, यहां तक तो क्लियर। अब हमें ये डिफाइन करना है कि थॉमसन की इससे कितने परसेंटेज कम है। ओके, समझ में आई ना, हाउ मच परसेंट इज द इनकम ऑफ मिस्टर थॉमस लेस देन टू जॉन। थॉमस की कितनी कम है, तो थॉमस की कितनी रुपीस कम है, 120 में कितने रुपीस कम है, 100। ठीक है ना, तो लिखो क्या यूनिटरी में, अच्छा पहले तो वो लिखाओ कितनी कम है। तो लिखो थॉमस इनकम इज 20 रुपीज लेस देन, 20 तो कम है किससे, जॉन्स इनकम लेस देन जॉन इनकम। पहले तो ये स्टेटमेंट लिखना चाहिए, वो हमने लिख लिया जॉन इनकम। अब वही या तो यूनिट में से लगा दो, 120 में कम है 20 रुपीज, तो 100 में कितने होंगे, सिंस इन ₹120 थॉमस इनकम लेस इज इक्वल ₹20, कितनी कम है 20 रुपी, लेस देन टू जॉन, पूरा लिख लेना, चलो लिख देता हूं मैं, लेस देन टू जॉन्स इज इक्वल 20 रुपीज। तो यूनिटरी मेथड का मतलब अब 1 में निकालनी है, तो इन 1 रुपीज थॉमस इनकम विल बी लेस देन टू जॉन्स इनकम 20 अपॉन 120। अब परसेंटेज का मतलब बिल्कुल ठीक का 100 में, तो इन ₹100 थॉमस इनकम विल बी लेस देन 20 इंटू 100 अपॉन 120। 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 6 जा, अभी और कट जाएगा, 2 3 जा, 250 जा, तो कितना आ गया 50/3। 50/3 का मतलब अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 16 होल 2/3, 16 3 जा 48 प्लस 2 50 आ गया है ना। तो इतने परसेंट कम है थॉमस की जो इनकम है जॉन से, 16 होल 2/3% कम है। समझ में आ रहा है, सिंपल क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एंड द क्वेश्चन 24 इज, देखो ध्यान से सुनना, 24 ये है, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिसिएट, मतलब कम होना होता है ना, डेप्रिसिएट 10% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू 3,87,000। तो पहले हम प्रेजेंट वैल्यू लिख लेते हैं, चलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या था, मशीन है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹3,87,000। यहां तक क्लियर। और डेप्रिसिएट रेट दे रखी है 10% एवरी ईयर। तो व्हाट वाज इट्स वैल्यू 1 ईयर एगो, 1 साल पहले उसकी कॉस्ट क्या होगी। ठीक है, इसमें बाद में नहीं पूछी, बाद में तो तुरंत हम क्या करते 10% निकालते, सेपरेट कर देते, आंसर आ जाता एगो 1 साल पहले क्या रही होगी, ये पूछा है। ओके, तो लिखिए जो इसकी रेट दे रखी है डेप्रिसिएट रेट, वो भी लिख लो। तो डेप्रिसिएट रेट
इज इक्वल 10% एवरी ईयर, मतलब हर साल इसकी वैल्यू 10% कम हो रही है। तो पूछा है व्हाट विल बी द, नहीं बिल क्यों पूछेगा, पहले पूछा था। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो, एक साल पहले मशीन की वैल्यू क्या रही होगी। ये कब देखा, प्रेजेंट। चलो मान लो हम चल रहे एक साल पहले की बात चल रहे है ना। अगर एक साल पहले 100 रुपीज थी तो अब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी, 10% कम हो गया है तो क्या रह जाएगी 90 रुपीज। ओके, अब ये सवाल भी 100 मान के भी होगा और x मान के भी होगा, तो मैं 100 मान के ही करता हूं। हमने मान लिया लेट द वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर 1 ईयर, बिफोर या आएगा एक ही बात होती है ना, इज इक्वल ₹100। अब डेप्रिसिएट रेट क्या दे रखी है, डेप्रिसिएट मतलब जो कमी हो रही है, और वो कितनी दे रखी है, डेप्रिसिएट रेट हमें दे रखी है, डेप्रिसिएट दे रखी है 10%। जब हमने 100 मान ली तो डेप्रिसिएट कितनी होगी, 100 का 10% 10 रुपीज हुई। 100 मानने का फायदा यही होता है। तो आफ्टर 1 ईयर कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी 100 माइनस 10 यानी कि 90 ईयर्स। बात समझ में आ गई ना, एक साल बाद कितने रुपए कम होंगे, 10%। 10 का मतलब 100 कॉस्ट है तो 10 रुपीज कम होंगे। तो लिख दूं, तो कॉस्ट ऑफ मशीन या वैल्यू या कॉस्ट कुछ भी लिख सकते हो, वैल्यू लिखना चाहिए, कॉस्ट अलग चीज रहती है। वैल्यू का मतलब कॉस्ट होती है जिससे हम खरीदते हैं, तो वैल्यू लिख लो। चलो, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर, और आफ्टर को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रेजेंट। आफ्टर का तो एक साल पहले की बात चल रही है ना, बिफोर 1 ईयर यहां से बात चल रही है। तो वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दी है प्रेजेंट वैल्यू। आफ्टर 1 ईयर क्या होगी, 10% डेप्रिसिएट हो रही है, यानी कि 100 का 10% 10 ही होता है, 100 में 10 रुपीज कम हो रही है तो ₹90। और ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू। अब जरा यहां देखो, जब प्रेजेंट वैल्यू 90 रुपीज है ना, तो मशीन की एक साल पहले वैल्यू क्या, 100 रुपीज, यानी कि क्या लगाते हैं, यूनिटरी मेथड। और ये हमें दे रखी है प्रेजेंट वैल्यू, समझ में आ गया। तो लिखो सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹90, या ऐसे लिख सकते हो कि 90 रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू, देन वैल्यू बिफोर 1 ईयर इजकल टू 100, ऐसे भी लिख सकते हो, बल्कि यही वाली बाद वाली लैंग्वेज ज्यादा अच्छी थी। चलो अब ये लिख दिया, तो लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज 90 रुपीज, देन वैल्यू ऑफ मशीन, ये लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं है ना, मीनिंग सेम होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू, बल्कि वो आप लोग करो तो इसे लिखना कि इफ 90 रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, देन वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर 1 ईयर, है ना। तो वैल्यू ऑफ मशीन 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो कितनी है, ₹100 तो मानी थी हमने। अब 1 होती तो प्रेजेंट वैल्यू इज ₹1, ऐसे डेड करके आप भी कर सकते हैं, ज्यादा लंबी जो। तो 1 के लिए क्या होता है, कम के लिए डिवाइड, तो 100 अपॉन 90 रुपीज, रुपीज सब कैलकुलेट के बाद लिख लोगे, लिखना चाहो लिख लो वरना बाद में। हमें दे रखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन कितनी दे रखी है, 3,87,000। तो यूनिटरी मेथड में हम करते ही हैं। अब क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन इज ₹3,87,000, देन वैल्यू ऑफ मशीन बिफोर 1 ईयर विल बी दिस अपॉन दिस। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। 0 से ये 0 कैंसिल करें, 8 से 3 से कैंसिल हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 9 4 जा 20, हाँ 9 से हो गया, देखो 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 2 7 37, सॉरी 27, 9 से 27 और 2 0, और इसके आगे 2 0 लगेंगे, तो कितना आ गया 4,30,000। बताता हूं अभी कितने हुए, 4,30,000 रुपीज। तो इट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। तो समझ में आ गया है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं ये परसेंटेज वाले, कहां 100 मानना है कहां नहीं, ये आपको समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, एंड द क्वेश्चन 25 इज
द वैल्यू ऑफ अ कार डिक्रीज या डेप्रिसिएट एक ही बात है, कम होना है ना, एनुअली बाई 20%. इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार बी रुपीज 4,50,000, तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 years. 2 साल बाद हमें गाड़ी की वैल्यू बतानी है कितनी रह जाएगी अगर हर साल वो 20% कम हो रही है. चलिए करते हैं. तो हमने लिख लिया, ये मैंने अपने लिखा है, तो यहां से करोगे. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार दे रखी है 4,50,000. अब इसकी डिक्रीजिंग रेट दे रखी है 20%, यानी कि हर साल 20% कॉस्ट कम हो जाती है. तो हमें यह फाइंड करना है कि 2 years बाद उसकी कितनी कॉस्ट रह जाएगी. तो ये तो लिख लिया हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार 4,50,000. अब निकाल लो हर साल की डिक्रीजिंग कितनी हुई. तो लिखो द डिक्रीज इन द वैल्यू, द डिक्रीज, थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखना सीखो. द डिक्रीज इन इट्स वैल्यू, किसकी वैल्यू में, कार की वैल्यू में, आफ्टर 1 years कितने कम हो रही है, 20% कम हो रही है 45,000 का. अब हमने 2 तरीके बताए हैं, या तो आप डायरेक्ट इसका 80% निकाल लो तो कॉस्ट निकलेगी, लेकिन हमने यहां लिख दिया डिक्रीज, तब डिक्रीज निकाल लेने. इसका 20% निकाल लो तो 4, ये इजी लगता है स्टूडेंट्स को, 4,50,000 इंटू 20/100. जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल करो, तो ये कितना आ गया, 45 2 जा 90 और 1 2 3, यानी कि 90,000 रुपीज कम हो गई. अब जब ये रेट होती है तो कम कब हो रही है, अब जो कम होने के बाद कॉस्ट रह जाएगी अगली साल, तो नेक्स्ट ईयर उस कॉस्ट का 20% कम होगा. तो 1 साल बाद वैल्यू क्या रह गई, तो कॉस्ट या वैल्यू, द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 1 years, 1 year ओनली, कितना, 4,50,000, एक जीरो कम लिखा है मैंने, हाँ 4,50,000. मैं देखूं 4,50,000 ही है ना कॉस्ट, मैंने गलत कर लिया तो जीरो का अंतर पड़ जाएगा. एक सेकंड बस, कहाँ गया क्वेश्चन, 4,50,000. ओके, तो 90,000 कम हो गई, तो 4,50,000 में से हम 90,000, तो यानी कि 360 हो गया, 3,60,000 रुपीज ये इसकी कॉस्ट आ गई 1 साल बाद. ओके, अब जो नेक्स्ट ईयर डिफ्रैक्शन वो होगा, डिक्रीजिंग होगी, वो किस पर होगी, इसका 20% होगा. ये बात समझ में आ गया. तो अब निकालो द डिक्रीज इट्स वैल्यू आफ्टर 2nd year. तो लिखो द डिक्रीज या डिक्रीजिंग, कुछ भी लिख सकते हो, इन इट्स वैल्यू, इट्स से मतलब कार की वैल्यू. ये तो सीखे कि 2 साल बाद 3 साल होता, तो ऐसी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते. आफ्टर एक फॉर्मूला भी होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, 2 year. अब ये कॉस्ट रह गई, इसका 20% कम होगा, 3,60,000 इंटू 20% निकालना जानते हो आप, है ना. 20% ऑफ एक्स होता है 20 इंटू एक्स अपॉन 100, वही हम लगा रहे हैं. इस जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो अब कितना कम हो गया, 72,000 रुपीज और कम हो गया. तो ये आंसर आएगा क्या, 36 में से 72 को माइनस करना है, क्योंकि आफ्टर 2 years से पूछी है. तो लिख दो कॉस्ट या वैल्यू ऑफ कार, तो द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years, 1 साल बाद रह गई थी 3,60,000, 3,60,000. फिर 1 साल बाद फिर कम हो गए 72,000 रुपए और कम हो गए. तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 जीरो तो ऐसे ही आ गए. अब हम बोर लिए 6 से, तो 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ रह गया 5, 5 से 7 जाएगा, 15 में से 7 गया 8 और 2, 2,88,000 इज द वैल्यू ऑफ कार आफ्टर 2 years. यानी कि जो कार थी जिसकी रेट ऑफ डिक्रीजिंग क्या दे रखी थी, 20%, और प्रेजेंट वैल्यू थी 4,50,000, वो 2 साल बाद सिर्फ कितनी रह जाएगी, 2,88,000 रुपीज की. ओके, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है ना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर. आप लोग गाड़ी खरीदते हो तो सब हिसाब किताब लगा लोगे, कितने बेचनी है, कितने में नहीं बेचनी चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 26, एंड द 26 इज द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज
10% annually. If its present population is 60,000, तो what will be population after 2 years? इसके लिए तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करा दूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट से फॉर्मूला बनता है, मैं लिख दूंगा भी, चिंता मत करो। पहले जो चीज दे रखी है इंफॉर्मेशन वो लिखो। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीजेस 10% एनुअली। तो रेट ऑफ इंक्रीज परसेंटेज को होता है तो रेट कहलाती है ना। रेट ऑफ इंक्रीजिंग, किस रेट से इंक्रीज हो रही है? 10% एनुअली था, एनुअली। ओके। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन दे रखी है वो लिख लो। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ टाउन it is given 60,000. तो what will be population after 2 years? हमें टाइम जो दे रखा है, कितने साल बाद पूछी है, टाइम दे रखा है हमें 2 years। तो पॉपुलेशन के केस में और अगर इंक्रीज हो रही हो तब ये फॉर्मूला काम करेगा, डिक्रीज हो रही तब नहीं करेगा, ध्यान रखना। डिक्रीज में भी आ जाता है, माइनस लगाना पड़ता है प्लस की जगह। तो लिखो पॉपुलेशन आफ्टर, ये फॉर्मूला लगा दो सीधा सीधा, पॉपुलेशन आफ्टर एन, एन का मतलब टाइम है, एन ईयर्स लिख दिया मैंने। तो जो भी है 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है ना, ये निकल के आएगी। कितनी होगी? प्रेजेंट पॉपुलेशन, PRESENT सही लिखा है, पॉपुलेशन ब्रैकेट में 1 प्लस आर फॉर रेट, रेट क्या जो इंक्रीज हो रही है ना, अपॉन 100 होल पावर एन, एन क्या है? टाइम में लिख दिया है। तो इसके हिसाब से प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी रखी है हमें? 60,000। कोई साइन नहीं होता तो इंटू होता है, ये इंटू है ना बीच में, चलो लगाई देते हैं। ओके। 1 प्लस रेट, रेट ऑफ इंक्रीजिंग दे रखी है 10%, 10 अपॉन 100 की पावर 2 ईयर्स बाद पूछी है, आफ्टर 2 ईयर्स। बस अब तो सॉल्व करना है। देखिए 0 से ये 0 कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 60,000। यहां हम एलसीएम लेंगे 10 और 10 का मल्टीपल 1 में करेंगे तो 10 प्लस 1 का होल स्क्वायर, पावर 2 का मतलब आप जानती हो 2r मल्टीपल होता है। 60,000 ये कितना होगा? 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। बस अब सॉल्व करेंगे, इसी तुरंत आंसर आ जाएगा। वरना जैसे पहले करा है वैसे आपको 2 बार 10% निकाल के ऐड करते तब आता। 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11, पावर का मतलब उतने टाइम्स मल्टीपल, पावर नोटेशन आप लोग पढ़ चुके हो। 10 इंटू 10, देखो 1 2 2 0 से 2 0, 11 इंटू 11 होता है 121। चलो स्टेप बाय स्टेप कर दे रहे हैं। 600 बचाइए और 11 इंटू 11 121। अब तो हो गया, मल्टीपल करना है। 6 1 जा 6, 2 0 तो आएंगे, 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। तो ये पॉपुलेशन आ गई। पॉपुलेशन आफ्टर यहां लिख लेना 2 ईयर्स। ओके। तो कितनी होगी? 72,600 इज द आंसर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन वाले सवाल के लिए। अगर यहां कम हो रही होती, कोई बीमारी फैल जाए, महामारी फैल जाए, तो कम भी हो जाती पॉपुलेशन, ऐसा नहीं कि हर साल बढ़ती है। तो उससे बस प्लस की जगह हमें क्या लगा देना है? माइनस। इतना ध्यान रखोगे और सेम ऐसे ही आंसर आ जाएगा। इंक्रीज है तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस। लेकिन ये ध्यान रखना, ये है आफ्टर 2 ईयर्स। और ऊपर में लगी, अगर पूछे बिफोर 2 ईयर्स तो पूरा अलट पलट हो जाएगा, तो सब गलत हो जाएगा सवाल। ये आफ्टर 2 ईयर्स है, या आफ्टर 2 ईयर्स के लिए फॉर्मूला लगेगा। इंक्रीज और डिक्रीजिंग में सेम फॉर्मूला है। बिफोर वाला हम फिर बताएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27 एंड द क्वेश्चन इज, पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिए फिर हम करते हैं और समझना ध्यान से। क्वेश्चन 27 इज, ड्यू टू एन इंक्रीजेस इन द प्राइस ऑफ शुगर बाई 25%। इस टाइप का सवाल ऊपर हो गया था शायद, चलो बताएंगे क्या है सवाल। कि शुगर के प्राइस बढ़ गए 25%। अगर पहले 100 रुपए किलो की चीनी थी तब हो गई 125 रुपए किलो। तो बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर। जो शुगर पर खर्च हो रहा था, चीनी पर जो खर्च हो रहा था, वो खर्च ना करना पड़े। सवाल क्या था कि चीनी के 20% दाम बढ़ गए, 25% कॉस्ट बढ़ गई। जो चीनी 100 रुपए की आती थी अब वो आ रही है 125 रुपए की।
फिर पूछा क्या है, अब भाई आ रही है तो आ रही है, 1 किलो चीनी 125 रुपए की मान लो। अब कह रहा तो हाउस जो है, जो भी यूज कर रहा है हाउस होल्डर, वो इसको चीनी को खाना कम कर दे। पहले 1 किलो खा रहा था तो अब 900 ग्राम 800 ग्राम 700 ग्राम, मतलब इतना कम कर दे जिससे कि उसके 100 रुपए पहले खर्च हो रहे थे तो अब भी 100 रुपए ही खर्च हो। ओके, चलिए करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो इसमें 100 मान लो कि पहले चीनी पर जो खर्च हो रहा था 100 रुपीज हो रहा था, तो हम लिख देते हैं लेट द कंजप्शन ऑफ सुगर इज इक्वल ₹100, मतलब 100 रुपए की चीनी खर्च हो रही थी। अब कितने परसेंट हुआ प्राइस? 25% इंक्रीज हुआ। तो आफ्टर 25% इंक्रीजेस, ओके, तो अब कंजप्शन कितना होगा? जब पहले जो चीनी 100 रुपए की आ रही थी अब वो 25% बढ़ गया तो 125 रुपए की होगी। 100 का मानने का यही फायदा होता है, 100 का 25% 25 ही है, तो कोई कैलकुलेशन की नहीं, डायरेक्ट हो जाती है। तो आफ्टर 25% इंक्रीज, नाउ कंजप्शन ऑफ शुगर बल्कि कॉस्ट लिखते, कॉस्ट ऑफ शुगर, कंजप्शन तो गलत लिख लिया है ना। अब ये कितने रुपए की शुगर आएगी? वो जितना भी खर्च हो रही थी 125 रुपए की। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब पहले हमारा चीनी पर खर्च हो रहा था 100, अब खर्च हो रहा है 125 रुपए, 125 रुपीज। हम चाहते हैं हमारा खर्चा वही रहे 100 रुपए के बराबर, तो हम कितने रुपए की कमी कर दें चीनी खाने की? 25 रुपए की चीनी कम खाएं भाई, जो 125 रुपए की आ रही थी उसकी जगह हम 100 रुपए की लाएं। सबसे अच्छा उदाहरण पेट्रोल का बताऊं, स्टूडेंट्स लाइफ में क्या होता है, ज्यादातर लोग 100 रुपए का पेट्रोल पड़वाते हैं, चाहे 1 लीटर है, चाहे 1.25 लीटर, चाहे 1.5 लीटर, रोज पेट्रोल के दाम पड़ रहे हैं। हम तो 100 रुपए लेना है, 100 रुपए का पेट्रोल पड़ रहा है, पहले 1 लीटर आ रहा था तो अब पौन आ रहा है, जो भी आ रहा है कुछ कम, यानी कि क्या कर रहे हैं हम? कंजस्शन कम कर रहे हैं। डेली हम 100 रुपए का पड़वाते हैं, 100 का पड़वा रहे हैं, है ना। ज्यादातर स्टूडेंट्स ही करते हैं, ज्यादातर लोगों का ही होता है कि 100 का 200 का 500 का ऐसी पेट्रोल पड़वाते हैं, है ना। तो अब कॉस्ट बढ़कर होगी 125 रुपए। ये 125 रुपए की चीनी है। अगर पहले 1 किलो चीनी खा रहा था, हर महीने 1 किलो खाता है, मान लो 1 किलो चीनी की कॉस्ट दे रखी है 100 रुपीज, तो अब 1 किलो चीनी कितने की आ गई? 125 रुपए की। तो वो कितने रुपए कम कर दे कि पहले के बराबर खर्चा हो? तो कितना होगा, कितना कम करेगा? 125 में से 100 घटाओ, 25 रुपए की कम कर दे, 125 में 25 कम कर दे, तो देखो क्या हुआ, 100 रुपए के बराबर खर्चा हो रहा नहीं हो रहा? ये इसमें पूछा था क्या, एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए कि हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर सो दैट इज नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर, शुगर पर कोई खर्चा ना बढ़े, है ना। तो क्या लिखोगे? फॉर नो इंक्रीज इन द, दी रही है लिखना, इन द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, ऑन शुगर। कौन है? कोई नाम दे रखा है, हाउस होल्डर। हाउस होल्डर डिक्रीज द कंजप्शन कितने रुपए का खड़ेगा? 125 खर्च हो रहे हैं, पहले 100 रुपए खर्च हो रहे थे, यानी कि 25 रुपए की चीनी खाना कम करेगा। यहां तक समझ में आ गया? लैंग्वेज थोड़ी हो गई है, वैसे तो सिंपल सवाल है, बस अब तो हो गया। बढ़ने के बाद कितने रुपए हो गए थे? 125। 125 रुपए में कमी कर रहा है 25 की, तो परसेंटेज का मतलब 100 में। तो लिख दो यूनिटरी मेथड, इन रुपी 125 हाउस होल्डर डिक्रीज इक्वल टू ₹25, बस इतना लिख दे रहे हैं। तो 1 में कितना होगा? थोड़ा बड़ा करूं लो, सो देयरफॉर इन ₹1 हाउस होल्डर विल डिक्रीज इज इक्वल 25/125 रुपीज। परसेंटेज का मतलब 100, तो इन ₹100 हाउस होल्डर विल डिक्रीज 25
इंटू 100 अपॉन 125, 20% आंसर आ गया भाई। देखो 25 बन जा, 25 5 जा 125, 5 से 120 टाइम्स 100 में जो भी होता है वो परसेंटेज में, यानी कि हाउस होल्डर को चीनी कितने परसेंट कम कर देना चाहिए, 20%। अगर वो पहले 1 किलो चीनी खा रहा था, 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम खा रहा था, तो 1000 का 20% कितना हुआ, 200 ग्राम। तो वो 200 ग्राम चीनी कम कर दे, अब 800 ग्राम चीनी खाने लगे तो उसके उतने ही पैसे खर्च होंगे जितने की पहले हो रही थे। ओके, तो इट इज द आंसर। और ये आपकी एक्सरसाइज 10B कंप्लीट हुई परसेंटेज। अब इसकी एक MCQ एक्सरसाइज रह गई है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसमें एक्सरसाइज को करने में बड़ा मजा आया होगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डेली लाइफ से रिलेटेड है, प्रैक्टिकली है ना, तो और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो इसको आप फेयर पर करिए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ जो भी आपका डाउट है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनका भी फायदा हो सके। साथ ही साथ मैं आपको अभी थैंक्स और बोलूँगा, क्योंकि मेरे अभी 1500 सब्सक्राइब पूरे हो गए हैं और साथ ही चैनल भी मोनेटाइज हो गया। ये सब आप लोगों की वजह से, आप लोगों का प्यार मिला इतना, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा और वॉच भी करा, ठीक है ना। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने में लग रहा हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस।